नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज गाजीपुर की रैली में लोगों से कहा कि बीजेपी ने जो चुनाव है वो तो 5वें राउंड में ही जीत लिया है और अब तो लीड बढ़ाने के लिए, बढ़त बढ़ाने के लिए इस चुनाव में उनको वोट चाहिए। अब मोदी जी की बातें तो मोदी जी की बातें हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि 1 मार्च को बनारस में आरएसएस और बीजेपी के जितने भी शीर्ष पदाधिकारी थे, इनकी जो बैठक हुई और बड़े मायूसी के आलम में बैठक हुई, इस बैठक में यह तय किया गया कि अगर इस चुनाव में बने रहना है बीजेपी को तो 6th और 7th राउंड यानी सेकंड लास्ट राउंड और लास्ट राउंड, गोरखपुर का राउंड और बनारस का राउंड, यहां पर बीजेपी को हर हाल में, हर कीमत पर पुरानी परफॉर्मेंस, पुराना प्रदर्शन दोहराना होगा। देख लेते हैं कि 2017 का पुराना प्रदर्शन क्या था। इस गोरखपुर राउंड में कितनी सीटें जीती और गोरखपुर राउंड में यानी 6th राउंड में बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या था। अब दोस्तों, ये जो हिमालय जैसा टारगेट है 80% स्ट्राइक रेट, यानी गोरखपुर बेल्ट में हर 10 में से 8 सीट योगी को जीतनी होगी। ये हिमालय जैसा जो टारगेट, जो लक्ष्य है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता सच में जमीनी सच देख के गश खा के गिर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस बार पहले फेज में जिस तरह से जाट और मुस्लिम ने मिलकर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में जिस तरह से बीजेपी को डेंट किया है और रोहेलखंड में सहारनपुर से लेकर शाहजहांपुर तक जिस तरह से मुसलमान जो वहां भारी संख्या में एक मुश्त साइकिल पर बैठा, इसने बीजेपी के सपनों में कहीं ना कहीं पानी फेरा है। और जो उम्मीद यादव बेल्ट में मिलनी थी बीजेपी को, वो मर्जी के मुताबिक नहीं मिली। और अवध में अयोध्या से लेकर चित्रकूट या लखनऊ से लेकर लखीमपुर कई फैक्टर्स थे। टेनी फैक्टर, उसमें छुट्टे जानवर का फैक्टर, बहुत से ऐसे फैक्टर थे कि बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई। और हकीकत यह है कि अगर ये 80% का जो रेट है, जो स्ट्राइक रेट है, अगर इसके आसपास भी बीजेपी गोरखपुर में परफॉर्म नहीं करती तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? खेला खत्म। दोस्तों, पिछली बार यानी 2017 में योगी जी वीआईपी बॉक्स में बैठकर, पवेलियन में बैठकर मैच देख रहे थे और ये उनका भाग्य था कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने जीत की ट्रॉफी उनको दे दी और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मोदी ने इस बार, या अमित शाह ने इस बार योगी को विकेट पे उतार दिया है, पैड पहना दिया है, बल्ला हाथ में दे दिया है और गोरखपुर की जिम्मेदारी दे दी है। वो गोरखपुर जहां योगी से कहा गया है कि ये 9 की 9 सीटें आपको जीतनी, और गोरखपुर ही नहीं, ये जो पूरा बेल्ट है जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जिसमें कुशीनगर, जिसमें बस्ती, जिसमें देवरिया, इस पूरी बेल्ट में भी आपको 70 से 80% की स्ट्राइक रेट मेंटेन करनी है। मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देने जा रहा हूं कि क्या इस नामुमकिन से चुनौती को, इस बड़े चैलेंज को क्या वाकई योगी हासिल करने जा रहे हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर पाएंगे? कई सवालों के मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो 111 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, यानी गोरखपुर और बनारस 6th फेज और 7th फेज, और चंद दिनों में ये दोनों फेज निपटने वाले हैं। इस पर मैं डिटेल में आपको आज बताऊंगा
बहुत सी ऐसी तथ्य आपके सामने रखूंगा जो शायद आपको अखबारों में या टीवी में ना देखने को मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नज़र मार लेते हैं उन दिग्गजों पर, उन महारथियों पर जिनकी अग्नि परीक्षा 6th फेज में हो रही है। और सबसे पहले जो महारथी हैं, दिग्गज हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर सदर की सीट से लड़ रहे हैं और बड़ी टफ फाइट है इनकी शुभावती शुक्ला से जो विधवा हैं। और ब्राह्मण जरा सा भी अगर दोस्तों भावुक हो गया तो भैंस पानी में गई। दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो फाजिल नगर कुशीनगर से लड़ रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई हुई है कल, जिस तरह से दोनों काफिले भिड़ गए और मौर्य जी को घेरा गया, वो कहीं ना कहीं एक हताशा बीजेपी की दिखाती है। और उसका सिंपैथी फैक्टर, वो जो सहानुभूति है, वो मौर्य के पक्ष में जा रही है। सारे मौर्य लामबंद हो गए हैं पूर्वांचल में। राम गोविंद चौधरी थोड़ा लो प्रोफाइल नेता हैं और कई लोग इनके नाम नहीं जानते हैं। राम गोविंद चौधरी मैं कहना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है उत्तर प्रदेश के, और ये भी चुनाव में उतरे हैं बांसडी से। फिर अजय कुमार लल्लू, ये भी एक महारथी इस चुनाव मैदान में होंगे 6ठे फेज में। कांग्रेस के चीफ हैं, जहाँ कभी नरेंद्र तिवारी जैसे लोग थे या कमलापति त्रिपाठी जैसे लोग, आज वहाँ पर अजय कुमार लल्लू हैं और प्रियंका गांधी ने इनको बनाया। लेकिन थोड़ा टफ फाइट है इनकी, जीतते हैं नहीं जीतते हैं इस पर सवाल है। सूर्य प्रताप शाही एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं दिग्गज मंत्री, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने के दावेदार भी थे। ये भी इसी फेज में हैं, पत्थर देवा देवरिया से। अब ये साहब रामाचल राजभर हैं, बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरा, बरसों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे और मायावती के साथ मिलकर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को चलाया, आगे बढ़ाया। इन्होंने बीएसपी छोड़ी और समाजवादी पार्टी में आ गए। तो समाजवादी पार्टी से ये अकबरपुर से, अंबेडकर नगर से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त फाइट दे रहे हैं। हो सकता है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इनकी एज है इस वक्त चुनाव में। लालजी वर्मा एक और बहुत बड़े चेहरे, रामाचल राजभर की तरह बहुजन समाज पार्टी के थे, नामी गिरामी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के कई बार कैबिनेट मिनिस्टर बने। इन्होंने भी मायावती जी को छोड़ा, अमित शाह के दरवाजे की तरफ नहीं देखा और सीधे साइकिल पर आकर बैठे और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा, कटहरी एक कंस्टिट्यूंसी है अंबेडकर नगर, वहाँ से। तो दोस्तों ये कुछ बड़े दिग्गज थे। हालांकि दिग्गज कई हैं मैदान जंग में, लेकिन मुझे लगा कि समय की सीमा है तो मैं आपको कुछ मुख्य चेहरे बता दूं जिनकी अग्नि परीक्षा भी है और जो जीत के आएंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत कुछ तय करेंगे। अब दोस्तों कहते हैं कि फिल्म हो या क्रिकेट का मुकाबला हो, अगर बिगनिंग अच्छी, स्टार्ट अच्छा और फिनिश अच्छा, एंड अच्छा, तो सब कुछ अच्छा। और इसी तरह चुनाव है, आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा। यानी पहला और दूसरा फेज अगर आपने ठीक ठाक चुनाव में आप लड़े हैं और छठा और सातवां फेज, अंतिम फेज, वो आप अच्छी तरह लड़े हैं मजबूती के साथ, तो आप चुनाव जीत गए, 100% चुनाव जीत गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, किस्मत का खेल देखिए कि बीजेपी की इस बार स्टार्ट बड़ी खराब हुई और दो फैक्टर थे, जाट और मुस्लिम। पहले फेज में जाट और मुस्लिम एक हो गए और बीजेपी पे डेंट कर दिया, और दूसरे फेज में मुस्लिम एक मुश्त सपा पे चला गया, हाथी छोड़ दिया उसने, स्प्लिट नहीं हुआ। अब छठे और सातवें फेज यानी जो सेकंड लास्ट और लास्ट फेज है, उसमें भी दो फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर है कि ओबीसी बीजेपी से इस बार टूट रहा है, और दूसरा फैक्टर है कि ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा नाराज़गी पूर्वांचल में और खासकर गोरखपुर बेल्ट में। शायद इसके लिए जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से कोर वोट रहा है बीजेपी का। आरएसएस में ब्राह्मणों का बोलबाला है
और इसीलिए बीजेपी में भी बोलबाला है, वर्चस्व है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का ठाकुर कार्ड खेला, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को चुन चुन के परेशान किया, उसका नतीजा ये है जो आज खुद योगी जी भुगत रहे हैं गोरखपुर में। ये दो फैक्टर्स हैं और इन दोनों फैक्टरों को खंगालने के लिए, जमीनी सच जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कालहंस अपनी टीम के साथ जो पिछले कई दिनों से वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, पडरौना, गोरखपुर, यहां पर उन्होंने कैंप किया। मैंने उनसे बात करी और पूछा कि आखिर माजरा क्या है। आप खुद सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सिद्धार्थ की। दीपक जी, उत्तर प्रदेश भर में अब तक जितने चरणों में चुनाव हुए, तो तमाम सारी इन बातों के बावजूद कि योगी आदित्यनाथ के ठाकुरों को प्रश्रय देने की वजह से ब्राह्मणों में नाराजगी है, उसका असर पहले, दूसरे, तीसरे चरण के चुनाव में नजर नहीं आया। इसका असर पांचवें चरण के चुनाव से आना दिखना नजर आया। और छठवें चरण वो चरण है कि इस चरण में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे ज्यादा विजिबल है, सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर, सतह पर दिखाई पड़ रहा है। इस चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन सारे के सारे जो हैं, ये सारे जिले पहले से मशहूर रहे हैं ब्राह्मण बनाम ठाकुर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा रहते, ये आपस की ये जो लड़ाई है दो अगड़ी जातियों में, ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच में, वो बिल्कुल सतह पर नजर आ रही है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट साफ साफ दिख रहा है। गोरखपुर के, जहां योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, उस गृह जनपद से लेकर उनके एक और प्रभाव क्षेत्र बस्ती में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, वहां ये साफ नजर आ रहा है कि ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच खाई चौड़ी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछड़ी जाति के जो मतदाता हैं, राजभर मतदाताओं का अधिकांश झुकाव, करीब 8 से 10 सीटों पर राजभर मतदाता प्रभावी हैं, उनका झुकाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इसके अलावा कुछ बेल्ट में आपको कुर्मी मतदाताओं की संख्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ती है, जिसमें अंबेडकर नगर और बलरामपुर जैसे जिले प्रमुख हैं। निषाद मतदाता जरूर ऐसे हैं जो गोरखपुर के आसपास की कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के साथ हैं। लेकिन एक पार्टी जिसके बारे में अब तक ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, जो सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, मुकेश साहनी, जिनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी, उसने भी इस चरण के चुनाव में बड़ी तादाद में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और निषादों के मतों में जिन पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी आस टिकी हुई थी, उनमें भी साफ साफ बंटवारा नजर आ रहा है। और एक हैरत की बात आपको बताऊं कि कुछ जगहों पर जहां पर मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, जिसे वीआईपी कहा जाता है, वीआईपी पार्टी प्रत्याशी नहीं दे पाई है, लेकिन उसके लोग, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते नजर आए हैं। ये इस चरण में कई जगहों पर ऐसा हुआ है और निषाद मतदाताओं में इसके चलते सीधा सीधा बंटवारा नजर आ रहा है। कुछ पिछड़ी जातियां, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका रुझान जरूर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का इफेक्ट इस चरण में होने वाले 57 सीटों के चुनाव में आपको 1 दर्जन से अधिक सीटों पर नजर आएगा। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा के एक साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने से अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अंबेडकर नगर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उपजाऊ जमीन कभी नहीं रहा है, लेकिन पिछली बार लहर में अंबेडकर नगर में कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अंबेडकर नगर के पूरा का पूरा जिला, उस जिले की 5 सीटें, उन सारी सीटों पर घनघोर संकट दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, सिद्धार्थ कालहंस जी ने कहा कि 2 फैक्टर, एक ओबीसी फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा, और दूसरा फैक्टर ब्राह्मण जो वाकई नाराज है, और खासकर गोरखपुर के इर्द गिर्द, ये बहुत भारी पड़ सकते हैं बीजेपी के इस पूरे चुनावी अभियान पर। अब दोस्तों, ये लैपटॉप मैंने इसलिए रखा क्योंकि कुछ दोस्तों की फरमाइश आती है कि साहब आप कम से कम कुछ सीटों का आकलन कर दिया करिए।
मेरी सिर्फ यही कहना है कि जब मतदान ख़त्म होगा, पोलिंग ख़त्म होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बृहद तरीके से आपको सीट वाइज मैं एनालिसिस दूं अपनी। लेकिन जो पोलिंग से पहले जहाँ जहाँ कांटे की टक्कर है, मैं सरसरी तौर पर कुछ झलक आपको ज़रूर देना चाहूँगा। जैसे गोरखपुर में जो सीटें हैं, 9 सीटें हैं, और इस 9 सीटों में खुद लड़ रहे हैं गोरखपुर सदर से। लेकिन कैंपियरगंज में फतेह बहादुर सिंह भाजपा और काजल निषाद, इनकी बड़ी ज़बरदस्त फाइट है। और काजल निषाद, ऐसा लोग कहते हैं कि निषाद उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनको एज है। पिपराइच में महेंद्र पाल सिंह भाजपा के गठबंधन की तरफ से हैं और अमरेंद्र निषाद बहुत अच्छा सपा से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह है कि दीपक अग्रवाल, श्री प्रकाश शुक्ला के एक पुराने गैंग से जुड़े हुए थे, ये वोट काट रहे हैं बीजेपी का, दीपक अग्रवाल। तो अमरिंदर निषाद की यहाँ अच्छी स्थिति है। विपिन सिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि विपिन सिंह बड़ी मुश्किल से पिछली बार जीते थे, कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रदीप शुक्ला सहजनवा से हैं और यहाँ पर इनको फाइट समाजवादी पार्टी से यशपाल रावत दे रहे हैं। चिल्लू पार में टक्कर है विनय शंकर तिवारी और राजेश त्रिपाठी की। विनय शंकर तिवारी लहर में भी जीत गए थे, तो इसलिए उनके चांसेस हैं। चौरी चौरा में सरवन निषाद, अच्छी स्थिति नहीं है इनकी। तो कुल मिलाकर 9 में से कम 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां सपा को एच है। और ये खबर योगी जी के लिए अच्छी नहीं है। बलिया में अगर आप देखें तो बलिया में वहाँ पर राम गोविंद चौधरी, जिनका मैंने जिक्र किया था, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बांसडी से। इसके अलावा मैं सिद्धार्थनगर बढ़ूँगा। सिद्धार्थनगर में जय प्रताप सिंह बीजेपी के मिनिस्टर हैं और लोग कह रहे हैं इनको एज है, अच्छा फाइट कर रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बहुत से आप कह सकते हैं डुमरियागंज से जो लड़ रहे हैं, बड़े ही विवादास्पद बयान मुस्लिम्स को लेकर, गद्दार कहा, नमक हराम करा, और इनको इलेक्शन कमीशन ने आखिरी वक्त पर जाकर रोका भी। इनकी थोड़ी हालत ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है कि शायद साहिदा खातून जो समाजवादी पार्टी की वहाँ से निकल जाएं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपको कुशीनगर की 2 सीटें जो हैं जहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट है। एक तो आप कह सकते हैं कि कुशीनगर सदर की सीट है जहां पीएन पाठक और राजेश प्रताप राव की लड़ाई है। इसके अलावा पडरौना में मनीष जायसवाल और विक्रम यादव, कांटे की टक्कर कम से कम 3 सीटों पर है। लेकिन फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य कल के झगड़े के बाद सहानुभूति लहर में कुछ भी कर सकते हैं। और अजय कुमार लल्लू की सीट फंसी हुई है, ये जो तमकुही राज से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। बस्ती में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और 5 पे टक्कर है सपा और भाजपा की। अंबेडकर नगर में भी 5 सीटें हैं जहां पर 4 ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जिसमें कटहरी में लालजी वर्मा हैं और आप कह सकते हैं कि अकबरपुर में रामअचल राजभर हैं। और राकेश पांडे जलालपुर से, इनका जलाल देखने लायक होगा, अपर इनको हैंड है, काफ़ी बड़े व्यवसायी भी हैं। बलरामपुर अगर हम देखें तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में, खासकर अखिलेश यादव ने जब उस बेल्ट में अपनी रैलीज करी, रथ निकाला और जो भीड़ उमड़ी और जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ के सिटिंग बीजेपी एमएलएस पर है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और भाजपा की यूँ तो कांटे की टक्कर है, लेकिन ओबीसी के पास यहाँ भी चाबी है। और ख़ासकर ठाकुर और ब्राह्मणों की जो लड़ाई है वो अगर रंग लाई तो मुझे लगता है कि बीजेपी को मुश्किल का सामना बलरामपुर में करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि हर सीट का आकलन देने का मतलब है कम से कम आधा घंटा और चाहिए होगा, तो ये मुमकिन नहीं है इस समय सीमा की जो वीडियो की है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन 57 सीटों पे कम से कम 40 सीट पर जो फाइट है वो सीधी फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। और अगर ओबीसी और ब्राह्मण, थोड़ा बहुत ब्राह्मण स्प्लिट हुआ और ओबीसी जैसा कि जिस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन अखिलेश ने रखा है और जिस तरह के नेता उनके साथ आ गए हैं, सब बड़े चेहरे उनके साथ हैं, अगर ओबीसी ने असर दिखाया, रंग दिखाया और ब्राह्मण की नाराज़गी 15 से 20% भी बरकरार हुई और वोट में रिफ्लेक्ट हुई, तो आप समझ सकते हैं कि जो हाल पहले फेज़ में हुआ था बीजेपी का, वो छठे फेज़ में हो सकता है।
दोस्तों, इस 6th राउंड के चुनाव की एक और खासियत है। पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी विपक्ष में थी, सत्ता में नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी तब ना मुख्यमंत्री थे, ना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, ना चुनाव उन्होंने लड़ा था। और तब जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सत्ता विरोधी लहर थी, वो समाजवादी पार्टी के मुखालिफ थी। इस बार उल्टा है। इस बार बीजेपी के मुखालिफ सत्ता विरोधी लहर है। हालांकि जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ये सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के कस्बों में, गांव में जाएंगे, गरीब लोगों से मिलेंगे, पिछड़ों से मिलेंगे, आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं जनता में भारी नाराजगी है। एक और चीज, 2017 में जब नरेंद्र मोदी ने कैंपेन शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो उस कैंपेन में उनका जो हिंदुत्व का जो टोन था, बहुत सॉफ्ट था, सॉफ्ट टोन था। और विकास की जो बातें थी, डेवलपमेंट की जो बातें थी, उस पर वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, बड़े बड़े वायदे किए कि हम गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे, हर हाथ में रोजगार, इस तरह की बातें, शिक्षा की बातें, स्वास्थ्य की बातें, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बातें, किसान की आमदनी दुगनी करने की बातें, इस तरह के वायदे किए थे। लेकिन 5 साल में जब ये वायदे 10% भी पूरे नहीं हुए, 15% भी पूरे नहीं हुए, तो अक्सर चुनाव में अधूरे वायदे हार की तस्वीर करते हैं। अधूरे वायदे अधूरी जीत में अक्सर खत्म होते हैं। देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। बहरहाल ये आज का वीडियो था और पोलिंग के बाद 6 फेज़ की और फिर 7वें फेज़ की भी मैं एक कंप्लीट सीट वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो एनालिसिस का होगा, पिछले वीडियो की तरह जो 5th राउंड का था, उसी तरह का आपको एक सटीक आकलन मिलेगा। तो आज बस इतना ही। बस गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने बेल आइकॉन उसको जो है क्लिक नहीं किया तो उसको प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। और एक चीज़ और, कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई कमी, कोई खामी, कहीं पर कोई बात अधूरी रह गई हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो भी। और हाँ, यूक्रेन पर ये जो युद्ध है, क्राइसिस है, भारत की क्या भूमिका है, और क्या मोदी जी जो अपने को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, यानी शी जिनपिंग, पुतिन, बाइडेन, इस कतार में जो खड़ी कर रहे थे अपने को, खुद को, कि आज के टाइम पर वो उस स्तर पर है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो है तो मैं ज़रूर, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक वीडियो दूं कि इस युद्ध का भारत पे क्या असर होगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।